हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज की बात करते हैं तो विशेषता आपको पता होगा कि आज हम थोड़ा सा मनोरंजन करने वाले हैं। मनोरंजन कैसे, तो आप भी जानते हैं जब हमें किसी वाद्य यंत्र की धुन सुनाई देती है तो मन वही होता है कि कोयलिया गाती है, राग कोई सुनाती है और दिल भी आपका बाग बाग करने लगता है। तो उन्हीं संगीत, राग, वाद्य यंत्र और विभिन्न पहलुओं के ऊपर आधारित करते हुए आज की पूरी हमारी ये जो मनोरंजक क्लास रहने वाली है, जिसमें कहीं से आपको हो सकता हो कि शहनाई की धुन सुनाई दे और कहीं पे हारमोनियम बजे लगे। इसके अलावा अगर जो देखा जाए तो हो सकता हो कि कहीं पे चूड़ियों की खनक भी सुनाई दे, लेकिन साथ ही साथ आज के आधुनिक वाद्य यंत्र की जब बात करते हैं तो वहां पे डीजे वाले बाबू का भी आपको बेस सुनाई देगा, क्योंकि उसी आधार पे क्या होती है, वॉल्यूम को हाई किया जाता है और वॉल्यूम को डाउन किया जाता है। नहीं तो आपको भी पता है, अगर जो रात में वॉल्यूम हाई करके आप गाना बजाएंगे तो आंटी क्या करेंगी, आपके गिरफ्तारी के संदर्भ में पुलिस बुला लेंगे। तो इस कारण से इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आज की क्लास मुख्य रूप से चालू करेंगे, जहां पे हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश में ये जो संगीत के अलग अलग पहलू हैं, इनमें क्या क्या बदलाव हुए और कैसे कैसे इनका डेवलपमेंट हुआ। चूंकि आज के दौर की अगर बात करते हैं तो आज के दौर में आप भी जानते हैं कि बहुत सारी चीजें और बहुत एडवांस लेवल की चीजें आपके सामने देख मिलती है। लेकिन जब हम पुराने समय की बात करते हैं, पुराने प्राचीन परंपरा की, तो वहां पे इस तरीके से कोई माध्यम ना था। वहां पे जो एक्चुअल माध्यम की अगर बात करते हैं, जो आपके स्वरूप इस्तेमाल किए जाते थे वाद्य यंत्रों वगैरह में, वो पुराने समय के होते थे। और उसी क्रम में अगर देखा जाए तो उन्हीं सारे संदर्भों का हम यहाँ पे कुछ एक प्रमुखता से चर्चा करेंगे। तो उसी आधार को ध्यान रखते हुए क्रम की शुरुआत करते हैं। विशेषतः एक एक बिंदुओं की चर्चा करेंगे, तो आप लोग भी क्लास में क्या करें, जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। और चलिएगा, क्रम की अगर बात करते हैं तो विशेषतः आज का जो हमारा प्रमुख एक आधार है वो है संगीत संस्थान को। क्योंकि आप भी जानते हैं जब कोई भी संस्थान डेवलप किया जाता है तो उसके लिए एक क्या होता है, पूरा आधार तैयार किया जाता है। जैसे मान लेते हैं, अगर जो हमें नागिन धुन पे अपने पड़ोसी को डांस कराना है, ये हमारी संकल्पना है, लेकिन पड़ोसी कब डांस करेगा? ऐसा थोड़ी ना कि दरवाजे पे आके लेटना लगा। नेचुरल नागिन थोड़ी ना है। नेचुरल नागिन तभी वो बन पाएगा जब उसे आप बीन की आवाज सुनाई देंगे। और वो बीन की आवाज कैसे आएगी? आज के डीजे के माध्यम से आएगी। तो डीजे को आपको लाना पड़ेगा, और डीजे रखने वाला कोई एक संस्थान होगा, कोई एक व्यक्ति होगा, कोई एक पार्टी होगी, तो उससे आप क्या करेंगे, कैरी करेंगे। यही क्रम होता है जब डीजे वाला क्या करता है, अपने यहाँ पे डीजे का संकलन लाता है। अब उसके यहाँ भी डीजे ना बनाया जाता है, वो किसी बड़े संस्थान में बनाया जाता है। बड़े संस्थान की अगर बात करते हैं तो वो अलग अलग सेक्टर से अलग अलग चीजों को कैरी करती है और उसके माध्यम से चीजों को बनवाती है। सेम पैटर्न होता है कि हमारे यहाँ पे जब हम संगीत की बात करते हैं तो इस संगीत को भी डेवलप करने के लिए अलग अलग संस्थान जिम्मेदार हैं, जो कि अलग अलग गतिविधियों को क्या करते हैं, अंजाम देते हैं। और इसी क्रम में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत खास करके जब हम संगीत घरानों की बात करें तो कुछ एक प्रमुख संगीत संस्थान और संगीत संस्थानों के साथ ही साथ कुछ एक प्रमुख संगीत घराने। तो आज का जो हमारा प्रमुख बिंदु है वो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत संस्थान। किसकी हम चर्चा करेंगे? उत्तर प्रदेश के बारे में प्रमुख संगीत संस्थान। क्या बोलते हैं इसे? उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत संस्थान। संगीत संस्थान या यूं कह सकते हैं कल्चरल संस्थानों की जब बात करते हैं तो उसके क्रम में जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से संस्थान काफी महत्वपूर्ण होते हैं, तो उनमें से सबसे पहला बिंदु तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे क्या किया गया था, एक संस्कृति विभाग की स्थापना की गई थी, जो क्या करती है, संस्कृति मतलब आप भी जानते हैं हमारा कल्चर, और कल्चर को आधारित करते हुए जो पहली बार कोई विभाग हमारे यहाँ पे स्थापित किया गया वो किया गया था आजादी के बाद सन 1957 में। सन 1957 की जब बात करते हैं तो इस टाइम पे हमारे यहाँ पे एक अलग से ही संस्कृति विभाग स्थापित किया गया। और संस्कृति विभाग अर्थात
कल्चरल डिपार्टमेंट की जब बात करते हैं तो इसका मतलब ही क्या है? इसका मतलब यही है कि हमारे यहाँ के कल्चर को प्रमोट करना। किसको? हमारे यहाँ के कल्चर को प्रमोट करना, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग प्रकार के कल्चर पाए जाते हैं। जैसे आप पूर्वोत्तर में चले जाएं तो वहां पे आपने देखा होगा, ठीक है, पूर्वोत्तर में आप जानते होंगे, खास करके असम, मिजोरम, त्रिपुरा, तो वहां पे जो कल्चर है वहां का कल्चर अलग है। पंजाब में चले जाइए, वहां का कल्चर अलग है। दक्षिण भारत जाइए, कल्चर अलग है। गुजरात का अलग है। इवन हमारे उत्तर प्रदेश में भी पूर्वांचल का अलग है, बुंदेलखंड का अलग है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अलग है। तो कल्चर हमारे उत्तर प्रदेश में जो हमारी एक रहन सहन की बात करें, एक जो कह सकते हो कि जो कल्चर के संदर्भ में जो हमारा एक पूरा दायरा होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, और उसी को संरक्षित करने के लिए। क्यों? क्योंकि हो सकता हो पुराने समय के लोग क्या थे, बैठ करके समूह गायन करते थे। अभी आपने देखा होगा कि पुराने जो आपके बुजुर्ग लोग हैं वो होली वगैरह पे गायन करते हैं, देखा भी होगा। या किसी बच्चे का जन्म होता है तो घरों वगैरह में आपने देखा होगा, खास करके बूढ़ी दादी वगैरह क्या करती हैं, कुछ पुराने गाने वगैरह का गायन करती हैं, सोहर ओहर लल्ला लाल भैले टाइप का। इसके अलावा बात करते हैं तो सामूहिक गीत के रूप में आपने सुना, जैसे शादी ब्याह में आपके हल्दी के रस्म के समय पर, विवाह के रस्म के समय पर बहुत बहुत प्रकार के आपके गायन होते हैं। ये गायन क्या होते हैं? ये परंपरा के आधार पे है, हमारे यहाँ पे पुराने समय से चल रहे हैं। लेकिन आज के आधार पे अगर जो आप बात करें तो आज क्या हो गया है, आज ससुरा कुछ ना होता है, 100 रुपये डीजे लाए, 5 रुपये पेन ड्राइव, और उस पेन ड्राइव में 50 ठो गाना भरा लिए, वही ढुकुर ढुकुर चल रहा है, उसे नाचे जा रहे हैं, ना कोई था है ना कोई तिरकाना है, बस क्या है, चले जा रहा है। तो हमारे उस कल्चर को जीवंत रखने के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता था, लोगों का पार्टिसिपेशन होता था, और उससे हमारी पुरानी परंपरा भी क्या होती थी, हमें प्रतीत होती थी। तो उसी को आधारित करते हुए कहीं न कहीं इस संस्कृति विभाग को स्थापित किया गया, जो हमारे प्रदेश की जो संस्कृति होती है उसको जीवंत रखे। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, प्रमुखता से जैसे ये संस्कृति विभाग स्थापित किया गया, तो हमारे यहाँ पे चूंकि नई दिल्ली में एक ऐसा संस्थान है जो पूरे क्षेत्र के, पूरे भारत के संस्कृति को जिंदा रखता है। लेकिन इसके अलावा जैसा कि हमने चर्चा किया कि भारत के अलग अलग भागों में क्या है, अलग अलग प्रकार की संस्कृति पाई जाती है। तो इसी आधार पे हमारे यहाँ पे क्या होता है, कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे एक क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र की स्थापना की गई। किसकी? अगर जो इसकी बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे एक क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई। और इस क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की जब बात करते हैं तो उसकी स्थापना कब? तो यह किया गया था सन 1996 में। ठीक है, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की जब बात करते हैं तो इसकी स्थापना सन 1996 में किया गया। अगर जो इसकी बात करते हैं तो इस आधार पर विशेष ध्यान रखिएगा, इसका मतलब यही होता है कि हम क्या करेंगे, अपने क्षेत्र विशेष की, क्षेत्र विशेष इन द सेंस जो हमारा उत्तर प्रदेश है, खास करके उत्तर भारत का हिस्सा, तो यहाँ पे किस प्रकार की संस्कृति या फिर किस प्रकार का कल्चर पाया जाता है उसको हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। और इसी आधार पे हमारे यहाँ पे कई सारे क्षेत्र जो बनाए गए, उन क्षेत्रों में खास करके जब हम बात करते हैं उत्तर मध्य क्षेत्र का, किसका? उत्तर मध्य क्षेत्र के मामले में, तो आपके उत्तर मध्य क्षेत्र को आधारित करते हुए जो एक सांस्कृतिक केंद्र आपका स्थापित किया गया, उत्तर मध्य क्षेत्र के क्रम में जो एक आपका सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया गया, तो इसका मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय भी ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय आपके प्रयागराज में पड़ता है। वर्तमान जो आपका प्रयागराज है, इलाहाबाद है, इस इलाहाबाद की अगर बात करते हैं तो इस इलाहाबाद के अंतर्गत विशेष ध्यान रखिएगा, खास करके उत्तर मध्य क्षेत्र का एक आपको सांस्कृतिक केंद्र देख मिलता है, जो हमारे खास करके उत्तर भारत के क्रम में जो हमारे यहाँ की कल्चर है उस कल्चर को क्या करती है, प्रमोट करती है, अर्थात उसको जीवंत करने का काम आपके इस संस्थान के द्वारा विशेषतः किया जाता है कि अगर जो हमारे यहाँ पे कोई कल्चर है तो उस कल्चर को हम कैसे बड़े स्तर पे पहुंचाएंगे, उसके लिए विशुद्ध तरीके से ये संस्थान क्या होती है, आपकी जिम्मेदार होती है। यहीं पर अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, संस्थानों के अंतर्गत ही उत्तर प्रदेश विशेष में भी कई सारे संस्थान आपके स्थापित किए गए हैं, जिनमें से एक संस्थान परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं,
वो क्या कहते हैं उसे, इंपॉर्टेंट तो एक होता है ना जो पूछा जा सके, लेकिन ये कैसे तो लिखा हुआ क्वेश्चन होता है कि एक परीक्षा हुई, मान लो इसमें नहीं आई तो दूसरी परीक्षा में तो आना ही आना है, इतनी इसकी पॉसिबिलिटी होती है। तो संस्थान की अगर बात करते हैं तो संस्थान के रूप में ध्यान रखिएगा, वो संस्थान आपके यहाँ पे 15 जुलाई सन 1926 को स्थापित किया गया। कब ये स्थापित किया गया? 15 जुलाई सन 1926 को। और इस संस्थान की जब बात करते हैं तो इस संस्थान का नाम क्या था? तो ये संस्थान आपको देख मिलता है किसके रूप में? ये देख मिलता है अंग्रेजों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जिसका नाम था मैरिस कॉलेज ऑफ, क्या नाम था? मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की जब बात करते हैं तो संगीत के ऊपर आधारित करते हुए, किसके ऊपर? संगीत विधा, आप भी जानते हैं म्यूजिक के ऊपर आधारित करते हुए पहली बार कोई संस्थान जो स्थापित किया गया वो आपके 15 जुलाई सन 1926 को आपके प्रदेश में स्थापित किया गया। और इस संस्थान की जब बात करते हैं तो ये संस्थान अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया। इसी कारण से आप देख पा रहे होंगे मैरिस, एक लेडीज के नाम पे इसकी स्थापना की गई है। प्रमुखता से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ के एक व्यक्ति थे, खास करके विष्णु नारायण भारत खंडे, क्या नाम था? एक हमारे उत्तर देश कह सकते हो कि भारत देश की बात करें तो एक नाम होता है विष्णु नारायण भारत खंडे। तो इन्हीं के प्रयासों के स्वरूप, अर्थात इन्हीं के कवायद के नाते, खास करके इन्हीं की अगर बात करते हैं तो इन्हीं के प्रयास के क्रम में, इन्हीं के प्रयास के नाते ये जो संस्थान था म्यूजिक के ऊपर, इसकी स्थापना की गई। तो इसी संस्थान के क्रम में अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात कि यह संस्थान कब स्थापित हुआ? तो यह स्थापित हुआ 15 जुलाई। कब? 15 जुलाई सन 1926 में, जब इसका नाम रखा गया था मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये विष्णु नारायण भारत खंडे जो कि एक भारतीय थे, इन्हीं के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप इसको स्थापित किया गया। और ये संयोग से आज आपका जो लखनऊ पड़ता है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है, उस लखनऊ में इसकी स्थापना प्रमुखता से की गई थी। कहाँ पे? लखनऊ की जब बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसकी स्थापना प्रमुखता से की गई है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारत खंडे की जब बात करते हैं तो ये जो भारत खंडे थे, इन्हीं के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इस विद्यालय की स्थापना की गई। अगर इनकी बात करते हैं तो इनकी खास करके अगर बात करें तो 10 अगस्त सन 1960 को, कब? 10 अगस्त सन 1960 को क्या थी? इनकी पुण्यतिथि थी। कौन सी? 100वीं पुण्यतिथि थी। तो इसी पुण्यतिथि के आधार पे, क्योंकि 1947 में तो हमारा देश आजाद हो गया, तो देश आजाद हो गया तो हम अंग्रेजों का गहना क्यों ढोके चले? तो इस कारण से हमने क्या कहा? हमने इनके सम्मान में, किनके सम्मान में? विष्णु नारायण भारत खंडे, चूंकि इन्हीं के तो परिणाम स्वरूप इसका इस्तेमाल हुआ, तो इस कारण से जब इनकी पुण्यतिथि थी तो उसी पुण्यतिथि के अवसर पर इनके सम्मान में क्या किया? हमने इस कॉलेज का नाम परिवर्तित कर दिया। और जो अब इस कॉलेज का नाम आपको देख मिलता है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब इस कॉलेज का नाम आपको भारत खंडे के नाम से देख मिलेगा। अर्थात अब इनके सम्मान में भारत खंडे हिंदुस्तानी, क्या बोलते हैं इसको? भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान के रूप में अब इसको जाना जाता है। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पे अब इस संस्थान की जब बात करते हैं तो इस संस्थान का नाम क्या हो जाता है? तो इस संस्थान का नाम आपको भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान के रूप में विशेषतः देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, इस भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान की जब बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, अंग्रेजों ने जब संस्थान स्थापित किया था तो उन्होंने, हो सकता हो चूंकि अंग्रेज कई सारे देशों में राज करते थे, तो इंग्लैंड के भी राजा थे, ऑस्ट्रेलिया के भी राजा थे, अमेरिका के भी राजा थे, दक्षिण अफ्रीका के भी थे और आपके भारत के भी थे। तो उन्हें तो पता था कि हम किस देश के लिए कौन सा काम कर रहे हैं।
लेकिन एक चीज बता दो कायदे से, अगर जो मन में रहते हो, तो क्या हमें अच्छा लगता है जब हम हिंदुस्तान अर्थात भारत देश में निवास करते हैं और भारत के किसी एक संस्थान का नाम इसी तरीके से रख रहे हैं, क्या भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान? ऐसा लग रहा है कि मतलब दक्षिण अफ्रीका में भी हमारे क्या है 3-4 ब्रांचेज हैं और इसमें हमें कंफ्यूजन हो जा रही है, तो हम क्लियर कर पा रहे हैं। ऐसी कोई संकल्पना नहीं होती है और इसी कारण से इस दुविधा को दूर करने के लिए भी क्या किया गया, हमारे यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दिया गया। और चेंज करने के क्रम में क्या किया गया, पुनः अगर जो अब इसकी बात करते हैं तो इस हिंदुस्तानी शब्द को हटाया गया और अब इसका नाम आपको जो मिलता है खास भारत खंडे संगीत संस्थान। क्या बोलते हैं अब इसको? इसको बोला जाता है भारत खंडे संगीत संस्थान। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हमारे यहाँ पे जो इस संगीत संस्थान का नाम पूरी तरीके से दे मिलता है वो हो जाता है भारत खंडे संगीत संस्थान के रूप में। प्रमुख अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये कहाँ पे स्थापित है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिलता है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, उस लखनऊ में क्या होता है, ये आपका प्रमुखतया से स्थित है। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। खास करके उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण संस्थान क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश का जो सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है उसका नाम आपको जो मिलता है भारत खंडे संगीत संस्थान। अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसका क्रम कैसे कैसे चलता है और कैसे कैसे इसका बदलाव होता है, इसके ऊपर कई बार क्या किया जाता है, आपके सामने कुछ एक प्रश्नों के माध्यम से यहाँ पे कई सारे बिंदु आपके साथ पूछे गए हैं। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। खास करके जब बात करते हैं अपने यहाँ पर, ठीक है सर, समझ में नहीं आ रहा है, एक चीज तो समझ में आ रहा है कि हमारे पूरे भारत में कोई संगीत संस्थान नहीं था कि था? नहीं था, सीधी सी बात है। तो हमने क्या किया, कह सकते हो कि अंग्रेजों के सहयोग की मदद से ही, क्योंकि दरबारों वगैरह की अगर बात करते हैं तो वहां पे बड़े स्तर पे संगीत वगैरह का गायन किया जाता था, लेकिन अब जब राजा महाराजा समाप्त हो गए तो बचा क्या, अंग्रेजों का शासनकाल बचा। और उन अंग्रेजों के शासनकाल में हमें अपने उस परंपरा को जीवंत रखना था। जैसे नो डाउट आज हमारे घरों में फ्रिज अवेलेबल हो गया है, लेकिन मिट्टी के घड़े की अहमियत बदल गई है? नहीं बदली है। मिट्टी के घड़े आप भी जानते हैं कि वो अब भी क्या है, यूनिक है। तो उसी तरीके से डीजे और कंप्यूटर पे आपको नो डाउट अच्छी गाने की सुविधा मिल जाती है, लेकिन जो हमारी पुरानी कल्चर है उसमें अगर जो हम कल्चर में जीवंत होना चाहते हैं तो उसे हम कैसे परिभाषित करें। और इसी नाते हमने अपने यहाँ पे अपनी जो पुरानी पद्धति होती है उसको जीवंत रखने के लिए इस तरीके से एक संस्थान रखने की बात की जो हमारे कल्चर को जीवंत रख पाए। और जाहिर सी बात है इसको जीवंत रखने के लिए, इस संस्थान को बनाने के लिए, क्योंकि उस समय पे अंग्रेजों का शासन काल था तो उन्हीं के द्वारा प्रयास किया जाना था। लेकिन हाँ, राय देने का काम आपके एक भारतीय के द्वारा किया गया था जिनका नाम हमने देखा विष्णु नारायण भारत खंडे। तो उन्होंने क्या किया था, ये राय दिया और अंग्रेजों ने भी शायद इस बिंदु को समझा, तो उन्होंने मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के नाम पे 15 मार्च सन 1926 में क्या किया, इस संस्थान की स्थापना की। प्रमुखता से अगर देखा जाए तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जब संस्थान स्थापित कर दिया गया उसके बाद चूंकि कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के क्रम में भारत खंडे की, तो भारत खंडे ने इस संस्थान को स्थापित कराया था। जाहिर सी बात है अंग्रेज आपके भारत को छोड़ करके चले गए, ये भी बिल्कुल क्लियर है। तो अब हम अंग्रेजों का तोहफा क्यों लटका के चले, उसमें परिवर्तन करेंगे। और परिवर्तन करने के साथ ही हमने क्या किया, क्योंकि भारत खंडे के परिणाम स्वरूप ही ये विद्यालय स्थापित हुआ, तो हमने इनको सम्मान दिया और इनको सम्मान देने के नाते अब इसको हमने नाम दे दिया भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान। संस्थान के अंतर्गत देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या कर रहा है, यहीं पर अगर देखिए जाए कि हिंदुस्तानी संगीत संस्थान की जब बात करते हैं तो उसकी जब कवायद होती है तो हमने बताया कि इसमें हिंदुस्तानी शब्द लगा था जो एक अलग स्वरूप देता था, और इसी कारण से इस नाम को भी इसमें से हटा दिया गया। जो वर्तमान में अब नाम देख मिलता है वो हो जाता है भारत खंडे संगीत संस्थान के रूप में। तो इस चीज को खासा ध्यान रखिएगा। आज के क्रम की अगर बात करते हैं तो आज के क्रम में हमारे उत्तर प्रदेश में क्या है, भारत का जो एकमात्र संगीत संस्थान है वो आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है।
तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। परीक्षा में जो आपका प्रश्न बनने वाला होता है वो खास करके यहां से पूछ सकता है। सबसे पहली बात कि आखिर इसकी स्थापना कब हुई थी, सबसे पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है कि आखिर इसकी स्थापना कब हुई थी। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि जब इसकी स्थापना की गई तो ये कहां पर स्थापित हुई, अर्थात ये संस्थान कहां पर स्थापित है। और तीसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जब इस संस्थान की स्थापना की गई तो इसका नाम क्या था, अर्थात ओरिजिनल नाम संस्थान का क्या आपको देख मिलता है, तो उस ओरिजिनल नाम की भी कवायद की जा सकती है। और आज के क्रम की अगर बात करते हैं तो आज के क्रम में इसका वर्तमान नाम आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वर्तमान नाम विशेष ध्यान रखिएगा कि वर्तमान नाम भी आपसे क्या हो सकता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर कि भारत खंडीय संगीत संस्थान, ये हमारे यहाँ पे जो संस्थान है वो आपके कहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर है, तो इस चीज को मानिएगा। क्लियर, तबीयत ठीक है? हाँ, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा ही सुना है, बस वही है, सर्दी है तो सर्दी और हल्की फुल्की खांसी है, बाकी ऐसा कोई सुना है। ठीक है, तभी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हम चीख चिल्ला नहीं रहे इसी कारण से, जिससे हम संतुलन बना के क्या करें, कम से कम आपकी क्लास को पूरी कर पाए। क्योंकि ये क्लासेज का ऐसा बिजी शेड्यूल है कि समझिए 2 बजे से चालू हो जाती है और रात के 11:30 बजे तक चलती रहती है। अब अगर जो इसमें हम अपनी पूरी एनर्जी इसी बैच में लगा देंगे तो बाकी बैच वाले क्या बोलेंगे सुरमा वाले तो बार बार बोलते रहते हैं, सुरमा वाले तो ससुर ऐसे बोलते हैं, सर जी जब कभी परचम का प्रचार करो कि मतलब परचम में एनरोल करा लो, नया बैच आया है, तो ऐसे बोलते हैं, सर जी सुरमा वालों को भूल नहीं जाना। अगर अरे ससुर कोर्स ना खत्म हुआ है, अभी क्लासेस चल रही है। ठीक है, मतलब ऐसा लगता है कि कोई नया कोर्स आएगा तो पुराने बैच को समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसी ना बात होती है, वो रेगुलर क्लासेस चलती रहती है। ठीक है, हाँ हाँ, दारू पी लेंगे परेशान ना हो। ठीक है, दारू पिएंगे परेशान ना हो, समय आएगा, उसका भी दिन आएगा, उसके बाद तक कहेंगे। तो आज की क्लास में हम बात करते हैं भाइयों उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख संगीत संस्थानों के। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जितने संगीत संस्थान जानते हैं उन संगीत संस्थानों में पास तो हम नहीं रह पाए थे। क्लियर, तो इस चीज को परेशान मत होइए, जब पिएंगे तब उसका असर आपको दिखेगा, अभी नहीं पिए हैं तो अभी इसी आधार पे कर लिया जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं किसको आधारित करते हुए, अपने यहाँ पे संस्थानों को आधारित करते हुए। तो विशेषतः इसी क्रम में एक और संस्थान आपको मिलता है, हालांकि एक क्या, अभी ऐसे कई सारे संस्थान हैं जिनका क्रम आपको धीरे धीरे मिलेगा। अगर जो इसकी बात करते हैं तो यहीं पर आधारित करिएगा। संस्थान की जब बात करते हैं तो ये एक संस्थान है राज्य ललित कला अकादमी। क्या बोलते हैं उसे? राज्य ललित कला अकादमी। इस राज्य ललित कला अकादमी की जब बात करते हैं तो ये संस्थान कहाँ पे, तो राज्य ललित कला अकादमी की जब बात करते हैं तो कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, जब भारत खंडीय संगीत संस्थान की जब बात करते हैं तो ये तो लखनऊ में आपको मिलता है। लेकिन अगर जो यहीं पे बात की जाए राज्य ललित कला अकादमी की, तो राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पे देख मिलता है, तो ये आपके राजधानी लखनऊ में 8 फरवरी सन 1862 में स्थापित किया गया। कब? 8 फरवरी सन 1962 की जब बात करते हैं तो इस टाइम पे क्या किया गया, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित किया गया। क्लियर है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। 8 फरवरी सन 1962 की जब बात करते हैं तो उस टाइम पे राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना की गई, जिसका परिणाम क्या था, जिसका मतलब ये था कि जो हमारे प्रदेश की ललित कला होती है, ललित कला मतलब आप भी जानते हैं, खास करके जब हम बात करते हैं अपने प्रदेश में, ठीक है, अपने प्रदेश की जब बात करते हैं तो ललित कला इन द सेंस आपने देखा होगा जो छोटे मोटे कार्यकर्ता होते हैं, जैसे कह सकते हो कि कोई बढ़ई है, अब बढ़ई तो दरवाजा या फर्नीचर बनाता है, लेकिन इसके अलावा आपने देखा होगा कि बढ़ई ऐसे भी होते हैं जो छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े पर बड़ी अच्छी प्रकार की नक्काशी भी करते हैं। इसी के साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर ही ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, खास करके जब बात करते हैं अपने ही प्रदेश में तो सुनार, सुनार से बढ़िया कौन होगा, आइए 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 दीदी बैठिए बैठिए बैठिए, और उसके बाद ससुरा इतना गहना दिखाएगा, इतना गहना दिखाएगा कि मेहरुआ ना लेना चाहे लेकिन एक छोटा सा झुमकिए ले लेगी,
तिलिए ले लेगी, लेकिन लेके उसके ही आना पड़ेगा, क्योंकि सुनार इतने आइटम उसे दिखा देगा। तो सुनार भी कलाकार ही होता है। और उस कम में देखा जाए तो वो धातु के माध्यम से छोटी छोटे जो आपके आइटम होते हैं उनमें देखा भी होगा कि किस तरीके से कलाकारी करता है। इसी तरीके से कुम्हार हो गया, लुहार हो गया, और कई सारे और संदर्भ जो होते हैं, इन सब की जब बड़े स्तर पे बात की जाए तो ये सब क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे इस तरीके से कार्य करते हैं। तो इस आधार पे ध्यान रखिएगा। खास करके हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब हम बात करते हैं ललित कला की, तो राज्य के अंतर्गत हमारी जो राज्य की ललित कला है, पेंटिंग वगैरह या इस तरीके से जो चीजें, उनको प्रमोट करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा एक अलग से ही संस्थान स्थापित किया गया, जो कि आपके 8 फरवरी सन 1962 को देख मिलता है। और इस संस्थान को विशेष ध्यान रखिएगा, कहाँ पे ये आपको देख मिलता है, आपके राजधानी लखनऊ के अंतर्गत। क्लियर है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए, चूंकि भारत खंडे ने जैसे संगीत संस्थान के क्षेत्र में योगदान दिया, तो जाहिर सी बात है कि संगीत तो एक प्रमुख आधार होता है, लेकिन संगीत के अलावा आपने देखा होगा कि संगीत विधा से जुड़े हुए कई सारे बिंदु होते हैं। जैसे मान लो इसी क्लास की अगर बात करें, ठीक है, तो आप लोग कह रहे हो कि हम एक्टिंग भी कर लिए, हुआ ना। कायदे से अगर जो बात किया जाए तो इस क्लास का पर्पज क्या है, इस क्लास का पर्पज है पढ़ाई का। आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पर जब हम किसी भी इस तरीके से कार्यक्रम को आयोजित करते हैं जहाँ पे संगीत विधा का बड़े स्तर पे इस्तेमाल होता है, तो वहीं पर आपने देखा होगा कि कुछ कलाकारों के द्वारा क्या किया जाता है, थोड़ी बहुत मात्रा में एक्टिंग भी की जाती है। नाटक, रोल, इन सब चीजों की जब बात करते हैं तो उनका भी क्रम आपको देख मिलता है। और इसी क्रम में हमारे यहाँ पे क्या किया गया, एक नई संस्थान के रूप में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना की गई। क्या किया गया है, एक नई संस्थान भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना की गई है। और जिसका जो पर्याय है वो ये है कि हमारे यहाँ पे अगर जो कोई व्यक्ति नाटक करता है, नाटक इन द सेंस आप बड़े स्तर पे जानते हो कि चाहे वो एक तरीके से कह सकते हो कि राजा हरिश्चंद्र की बात हो, आपने लोकल स्तर पे देखा भी होगा कि हमारे यहाँ पे जो बड़े स्तर पे एक आयोजन होता है रामलीला और रासलीला, उसमें भी इसका संबंध होता है। नाटक तो होता है, भगवान राम थोड़ी ना आते हैं, वहाँ पे क्या होता है, कोई लोकल व्यक्ति होता है जो भगवान राम का अवतार धारित करता है और उसको प्ले करता है। इसी तरीके से हरिश्चंद्र की कहानी हो या भरथरी की कहानी हो, मतलब पुराने मैथोलॉजी की जब बात करते हैं तो मैथोलॉजी के ऊपर आधारित करते हुए जितनी आपकी अलग अलग कहानियां हैं या जो अलग अलग संदर्भ हैं, उन सब के ऊपर क्या किया जाता है, हमारे यहाँ पे कुछ एक रोल अदा किए जाते हैं। तो उन सब लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए एक भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना की गई है। और इसकी स्थापना कब हुई है, तो ये आपके अगस्त सन 1975 में स्थापित किया गया। कब, अगस्त सन 1975 की जब बात करते हैं तो इस टाइम पे इसकी स्थापना की गई। और ये भी कहाँ पे स्थापित है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, आपके राजधानी लखनऊ में। ठीक है, हालांकि संगीत संस्थान याद करने में हमें काफी आसानी होगी। ईयर वाला थोड़ा सा लफड़ा है क्योंकि 2-4 सालों के गैप पे आपका स्थापित हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये जो है संस्थान के मुख्यालय तो ज्यादातर मात्रा में लखनऊ है। हालांकि 1-2 आपके प्रयागराज में है, 1-2 आपके बनारस में है, लेकिन अधिकतर की जब बात करते हैं तो अधिकतर आपके लखनऊ में है। ठीक है, तो सन के रूप में विशेष ध्यान रखिएगा, अगस्त 1975 में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना की गई, जो खास करके कहीं न कहीं नाटक के ऊपर आधारित करते हुए ये संस्थान था। तो ये तो नाटक विधा के ऊपर आधारित हो गई। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपने देखा होगा नाटक के ऊपर आधारित करते हुए क्या होता है, म्यूजिक का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक सीन की अगर बात करते हैं कि रामलीला चल रहा है, अभी आने वाले समय में दशहरे के टाइम पे इसका आयोजन भी होगा, सर्दियों में बड़े स्तर पे आपने देखा होगा। और रामलीला के अंतर्गत जब खास करके कोई राजा जब इंटर करता है तो बैकग्राउंड से आवाज आती है, थथार 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 थथार, नगाड़े पीटने की आवाज। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि जब हीरो किसी को मारता पीटता है तो बैकग्राउंड पे फटाक फटाक ट्यूं टां इस तरीके से आवाज चल, मतलब एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। तो नाटक की जब बात करते हैं तो जो सिंपल नाटक होते हैं वो तो इस तरीके से आयोजित किए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे नाटक ऐसे होते हैं जो म्यूजिक के साथ आयोजित किए जाते हैं।
और इसी क्रम में हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक अलग से उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई है। क्या किया गया है? हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश, क्या बोलते हैं इसको, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई है, जो क्या करता है, नाटक विधा में संगीत का भी मिक्सचर बड़े स्तर पे कराता है। और इस आधार पे अगर जो देखा जाए तो इस आधार पे ध्यान रखिएगा, यह संस्थान कब स्थापित किया गया, तो यह आपका 13 नवंबर सन 1963 को, कब, यह संस्थान 13 नवंबर सन 1963 को स्थापित हुआ। और जाहिर सी बात है कहां पे, तो यह आपके राजधानी लखनऊ में। तो राजधानी लखनऊ की जब बात करते हैं तो वहां पे 13 नवंबर सन 1963 को, कब, सन 1963 की जब बात करते हैं तो उसके क्रम में ये आपका स्थापित किया गया है संगीत विधा में नाटक की जब बात करते हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, संगीत के अंतर्गत नाटक का प्रयोग विशुद्ध तरीके से, और उसकी जब बात करते हैं तो उसके लिए जो संस्थान स्थापित हुआ वो आपको देख मिलता है 13 नवंबर सन 1963 के अंतर्गत। क्लियर है? यहां तक बिंदु क्लियर? कोई कंफ्यूजन? क्योंकि हमें लग रहा है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोर भी हो गए हैं। ठीक है, अब बोर हो गए तो हम क्या करें? भैया अमिता, हालांकि हमारा नाम तो अमित है तो हमारा तो पता ना पूछ रहे होंगे, हमारा अगर जो पूछ रहे हैं तो हम बता देते हैं। A26 गली नंबर 3 अपोजिट हिमगिरी इनकलाब, ठीक है, नई दिल्ली। भेज दियो जो भेजना होगा, लेकिन भाई साहब किसी से पता पूछ रहे हैं तो दे दो पतवा, काहे कि ये आजकल उसका काम कर रहे हैं, क्या कहते हैं वो जो खाने पीने वाला आइटम होता है, तो उस पर सुबह शाम खाना पहुंचाते हैं। तो देखिएगा खाना लाइएगा, लेकिन सुबह पराठा जो हो ज़्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा तेल खाने से पेट खराब हो जाता है। ठीक है, और खाने के साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा कि दोपहर में जो चीज़ें होती हैं तो दोपहर में बहुत ज़्यादा चीज़ें ना लाइएगा, केवल रोटी सब्जी ही तक सीमित रखिएगा, और हो सकेगा थोड़ा सा छाछ रख लीजिएगा, और इसके बाद रात में खाने का हल्का ही डाइट रखिएगा, और बीच में एक आध गिलास कोल्ड ड्रिंक वगैरह का जो हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से डिलीवरी वाला आइटम आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इनका काम क्या है लोगों से केवल पता पूछते हैं, और पता करने के बाद ही उसके बाद क्या करते हैं, सारे आइटम को डिलीवर करते हैं। तो हमारा भी पता नोट कर लो, क्योंकि अब तो डिलीवर करना है ना तुम्हें पूरी तरीके से हद है पूरी तरीके से। इन्हें पता चाहिए, बताओ कहाँ से हो तुम, क्या करोगे, उसके घर पे जाओगे? चलो यहाँ पे कोई बात करते हैं तो इन संस्थानों को विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनके ऊपर क्या होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर ध्यान रखिएगा तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, एक बिंदु आपको देख मिलता है हमारे यहाँ पे, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे पूरे देश में क्या है, पूरे देश के अलग अलग लोकेशन पे क्या है, कुछ एक क्लासिकल डांस देख मिलते हैं। और उन्हीं क्लासिकल डांसों की जब बात करते हैं तो उन्हीं क्लासिकल डांसों के अंतर्गत विशेष ध्यान रखिएगा, एक डांस होता है और उसको हम कहते हैं कथक। और इस कथक को जीवंत रखने के लिए हमारे यहाँ पे एक राष्ट्रीय कथक शोध संस्थान भी स्थापित किया गया है। क्या है? एक हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय कथक संस्थान भी आपका स्थापित किया गया है, जो कथक विधा को क्या करता है, कहीं न कहीं प्रमोट करने के लिए, अर्थात उसके जीवंत बनाए रखने के लिए उस पर काम करता है। और अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये कब देख मिलता है, तो ये हमारे यहाँ पे सन 1988-89 में स्थापित किया गया, और इसका जो क्रम होता है वो पुनः आपके राजधानी लखनऊ में होता है। अर्थात राजधानी लखनऊ की जब बात करते हैं तो उस राजधानी लखनऊ में हमारे यहाँ पे एक राष्ट्रीय कथक संस्थान आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? इसकी अगर बात करते हैं तो इसका मतलब क्या, कथक आप भी जानते हैं, कथक विधा का जो संबंध होता है, मान्यता ये होती है, अगर जो इस मेथोलॉजी की बात करें तो इस मेथोलॉजी के आधार पे ये बिंदु होता है, कथक जो होती थी वो कथक पहले मंदिरों में कराई जाती थी। मंदिरों में जो नर्तक होते थे या जो इसके अभिनय करने वाले लोग होते थे, वो किसी एक देवी देवता का आधार लेते हुए उनके क्या करते थे, भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन मंदिरों में करते थे। क्योंकि मंदिर में ही क्या होता था, पुराने समय के जो लोग होते थे वो कम से कम सुबह शाम जाया करते थे,
तो जब आपकी इस तरीके से भीड़ वगैरह होती थी तो वहां पे जैसे देवी काली का स्वरूप हो या भगवान शंकर की बात हो, विष्णु के हो, राधा रानी हो, या इस तरीके से और भी मेथोलॉजी की जब बात होती है तो वहां पे क्योंकि उस टाइम पे माइक वगैरह का प्रयोग ना होता था तो वो बोल के नहीं करते थे बल्कि अपने एक्सप्रेशन के आधार पे। जैसे मान लो हमने बोला ये, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक ना होता है, इसका मतलब होता है पीटना, कूटना, तमाचा मारना, तो ये हो जाता है। इस तरीके से ये सामान्य स्थिति हो, इसका मतलब क्या? बाबू गुसाइल बाड़े। तीसरा क्रम गुस्से वाली बात, चौंकने वाली बात। तो ये एक्सप्रेशन क्या होता था, ये नर्तक जब नृत्य करते थे तो अपने नृत्य के साथ उसमें समायोजित कर देते थे। अर्थात कह सकते हैं कि मेथोलॉजी से संबंधित जितनी कथाएं होती थी वो अपने हाव भाव के माध्यम से दर्शकों के बीच प्रस्तुत करते थे। अगर जो इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसके संदर्भ में अगर बात करते हैं तो पुराने समय में ये कहानी चल रही थी, लेकिन आप भी जानते हैं कि जब हमारे यहाँ पे थोड़ा सा हिंदू धर्म का पर्याय चेंज होने लगा तो उस आधार पे हमने देखा कि नर्तकों की स्थिति थोड़ी दयनीय होने लगी और इनको सहारा देने के लिए खास करके सल्तनत काल, मुगल काल और नवाब काल ये आगे आए और इन्होंने क्या किया, इन नर्तकों को गोद लिया, एक तरीके से कह सकते हो उनको लिफ्ट कराया और लिफ्ट कराने के अलावा अगर बात करें तो इनको लेकर के चले आए अपने दरबारों में। और दरबारों में लेकर के आने की जब बात करते हैं तो यहां पर इन्होंने क्या किया, उस भाव भंगिमा को वैसे ही जीवंत रखा, उस कहानी को वैसे ही जीवंत रखा, लेकिन केवल परिवर्तन हुआ प्लेस का, अर्थात स्थान केवल बदल गया। जो नृत्य पहले मंदिरों में होता था वो अब दरबारों में होने लगा और इस नृत्य को चूंकि कथाओं का वर्णन इस नृत्य के माध्यम से किया जाता था तो इस कारण से इसको कथक नाम दिया गया और अब इसका जो पूरा पर्याय हो गया वो दरबारों तक सीमित हो गया, जिसमें आप भी जानते हैं नवाब वाजिद अली शाह वगैरह की जब बात करते हैं तो इन्होंने तो इसको चरम लेवल पे भी पहुंचा दिया था। और इसी आधार पे हमारे प्रदेश के 3, 4, 5, 6 जो घराने बसे हैं उन घरानों में भी क्या होता है, इनकी कुछ एक रूपरेखा आपको जीवंत देखने को मिलती है। तो इस कारण से ध्यान रखिएगा, जो कथक पहले मंदिरों में होता था उसका पर्याय अब आपको यहां पर देखने को मिलता है। क्लियर है? यहां तक कोई बिंदु हो तो बता दे, नहीं तो फिर क्या करें, इसके आगे हम बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? क्योंकि जैसा कि हमने संगीत संस्थानों की बात की तो संगीत संस्थान के रूप में यहां तक कुछ चीजें आपको देखने को मिलता है। अच्छा, प्रियांशु कह रहे हैं सर फालतू बात मत करो प्लीज। अच्छा ठीक है भैया, नहीं करेंगे। और कुछ? विष्णु नारायण 1860 होगा। अच्छा, तो जब 1926 में स्थापित हुए तो 1860 कहां से जो है, पागल होगा। उनकी जन्म की थोड़ी ना बात करें। हाँ, मेरे बाबू ने खाना खाया, खा लिया है, परेशान ना हो। अच्छा अच्छा, वशिष्ठ ठाकुर कह रहे हैं कि सर जी थोड़ा ढंग से पढ़ाइए, समय नहीं है। ओहो, ओके ओके। वाह, सरिता राजपूत कह रही है कि सर मैं सोच रही थी कि क्लास नहीं लेती थी कि इन्हें कहा यूपीजी के पढ़ाना होता है, खुद पढ़ लेंगे। अच्छा कोई दिक्कत ना, हटिए। अच्छा, हट गए बिल्कुल। यहां तक कोई बिंदु हो तो बता दो एक बार। मजा नहीं आ रहा है तो हम क्या करें। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो फिर इसके आगे हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। और ना ना, क्लास कहाँ छोड़ रहे हैं भाई, हमने ये तो ना बोला, हमने केवल ये बोला कि यहाँ तक कोई बिंदु हो तो आप बता दें, नहीं बिंदु है तो फिर हम इसके आगे कंटिन्यू करें, ठीक है? ये तो हमने ना बोला कि मतलब बंद कर रहे हैं क्लास, हद है पूरी तरीके से, जबरदस्ती।
चलो ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? यहां तक कोई बिंदु है, कोई समस्या नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट, अगर जो संदर्भों की बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पर जब हम संगीत की बात करते हैं, चूंकि एक हमारा अगला जो पड़ाव है वो पड़ाव है उत्तर प्रदेश के बारे में संगीत घरानों को लेकर के। लेकिन उन संगीत घरानों को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संगीत विधा में इस संगीत का स्रोत कैसे मिला, अर्थात इसका जन्म कैसे हुआ। तो जन्म की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप भी जानते हैं कि जो वैदिक काल की परंपरा थी, जहाँ पे हमारे यहाँ पे वेद पुराण की बात की जाती है, और उस वेद पुराण की जब बात करते हैं तो उस वेद पुराण के अंतर्गत खासा आपने सुना भी होगा 4 प्रमुख वेद थे, और उन्हीं प्रमुख वेदों में एक वेद था जिसका नाम था साम वेद। और इस साम वेद की जब बात करते हैं तो इस साम वेद का नाम काफी महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि साम वेद की जब बात करते हैं तो ये लिखा गया था उत्तर वैदिक काल में। कब लिखा दिया था? ये लिखा गया था उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में जब ये लिखा गया तो इसकी खासियत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि साम वेद पहला ऐसा ग्रंथ हुआ जिसमें क्या किया गया था, जो हमारे संगीत, प्राचीन समय के जो संगीत होते हैं उन संगीत के बारे में क्या किया गया, कुछ एक पहलू पर चर्चा की गई। जैसा कि आप भी जानते हैं, हम जानते भी हैं किसके रूप में, कि जो 7 स्वर होते हैं, जैसे स रे ग म प, तो इस तरीके से जो 7 स्वर होते हैं, इन स्वरों की अगर बात करते हैं, इसके अलावा जो प्रमुख वाद्य यंत्र वगैरह होते हैं, जैसे बीड़ा की बात हो गई, डमरू की बात हो गई, बांसुरी की बात हो गई, या मृदंग की बात हो गई, तो इस तरीके से जो प्राचीन समय में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र थे उनकी जब बात करते हैं तो उन सारी चीजों के ऊपर क्या किया गया, इसमें चर्चा किया गया। तो पहला जो हमें एक थोड़ा बहुत साक्ष्य मिलता है संगीत के ऊपर आधारित करते हुए, तो वो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत सामवेद नाम की पुस्तक में मिलता है, जिसमें संगीत के बारे में चर्चा किया गया है। और यहीं पर अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहीं पर अगर देखा जाए तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक हमारे यहाँ के बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनका नाम है भरत मुनि। आप सुने होंगे नाम इनका। भरत मुनि की जब बात करते हैं तो भरत मुनि का क्रम क्या हो जाता है, तो भरत मुनि का नाम भी ध्यान रखिएगा। भरत मुनि की अगर बात करें तो भरत मुनि का नाम काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, और उस पुस्तक का जो नाम है, उस पुस्तक का नाम है नाट्य शास्त्र। भरत मुनि की एक पुस्तक होती है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र, और ये नाट्य शास्त्र नाम की जो पुस्तक है, इसमें भरत मुनि ने क्या किया है, संगीत के अलग अलग पहलू की चर्चा की है, संगीत के अलग अलग वाद्य यंत्र की चर्चा की है, और संगीत के बारे में जो अलग अलग आपकी विधाएं होती है उन सब पहलुओं पे चर्चा की है। और इसी कारण से अगर जो हम बात करें तो पहली बार ऐसा एक साक्ष्य मिला जिसमें कुछ एक संगीत के बारे में चर्चा किया गया। तो आप भी जानते हैं किसी एक बुक को जिसमें हम बहुत अच्छी चीजों को सीखते हैं उसको क्या माना जाता है, अपने लिए सबसे अच्छा माना जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ईसाई धर्म, ईसाई धर्म तो आप भी जानते होंगे। तो ईसाई धर्म की जो पुस्तक है बाइबल, वो ईसाइयों के लिए सबसे पवित्र पुस्तक है। तो इसी तरीके से अगर जो कोई संगीत जानने वाला व्यक्ति होगा तो संगीत धर्म में अर्थात संगीत विधा में जो सबसे महत्वपूर्ण बुक होगी वो सबसे अच्छी मानी जाएगी। तो इस कारण से अगर जो देखा जाए तो इस नाट्य शास्त्र को एक टाइटल भी दिया जाता है, और ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि हमारे यहाँ पे संगीतज्ञों की बाइबल क्या बोलते हैं, इसको संगीतज्ञों क्या बोला जाता है, इसको संगीतज्ञों की बाइबल भी बोला जाता है। ठीक है, बाइबल मतलब एक तरीके से आप भी जानते हैं कि ईसाइयों की जो धार्मिक बुक होती है तो उसी आधार पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे संगीतज्ञों की जब बात करते हैं तो संगीतज्ञों की भी बाइबल किसे बोला जाता है, वो आपके नाट्य शास्त्र के रूप में देखने को मिलता है। क्लियर, इसकी बात की जा रही है। नाट्य शास्त्र की जब बात करते हैं तो नाट्य शास्त्र नाम का जो पुस्तक होता है वो संगीतज्ञों की बाइबल के रूप में आपको देखने को मिलता है, जिसके रूप में अगर जो देखा जाए तो ये भरत मुनि नाम के ऋषि के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? भरत मुनि की बात करते हैं तो भरत मुनि ऋषि के द्वारा प्रमुख रूप से ये पुस्तक आपकी लिखी गई है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। यहीं पर ध्यान रखिएगा,
एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका हम यहाँ पे आधार लेना चाहेंगे प्राचीन वाद्य यंत्रों का। ठीक है, किसका? प्राचीन वाद्य यंत्रों का। हालांकि प्राचीन वाद्य यंत्र की अगर बात करें तो ये प्रश्न पत्र में आपका हिस्सा था कि कौन सा वाद्य यंत्र सबसे प्राचीन है, तो आपको हम रिलेट कराना चाहेंगे, उस आधार पे आप समझने की कोशिश करिएगा। 3 वाद्य यंत्रों की अगर जो हम उदाहरण की बात करें तो एक वाद्य यंत्र है बीड़ा, एक है आपका डमरू और एक है आपका बांसुरी। ध्यान रखिएगा, ये तीनों वाद्य यंत्र अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जो हम बात करते हैं किसकी? बीड़ा की, तो बीड़ा आप भी जानते हैं ये तार प्रणाली पर आधारित है। तार इन द सेंस जब हम जानते हैं खास करके तार, जानते होंगे बीड़ा में क्या होता है, तार ही तो लगा होता है। आपके लोहे के कह सकते हो या स्टील के पतले पतले तार होते हैं, जिसको हम जब तन्य होते हैं जिसपे हल्की फुल्की उंगली घुमाते हैं तो इससे क्या होता है, म्यूजिक निकलता है। दूसरा होता है डमरू। डमरू में क्या होता है, उसको जितना आप पीटते हैं उतनी उसकी आवाज निकलती है। तीसरा होता है बांसुरी, और बांसुरी की जब बात करते हैं तो इसको हम माउथ के माध्यम से, मुंह के माध्यम से क्या करते हैं, हवा के फूंकने के आधार पर इसको बजाते हैं। इनकी अगर बात करते हैं तो इसका क्रम ध्यान रखिएगा, ये हमारे यहाँ पे सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माने जाते हैं। अब आप सोचेंगे है कैसे, तो ध्यान रखिएगा कल्पनाओं के आधार पे। डमरू जैसा कि नाम से ही पता है, आदिकाल की अगर बात करते हैं तो आप भी जानते हैं भगवान महादेव। महादेव की अगर बात करते हैं भगवान शंकर की, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो भगवान शंकर के आदि स्वरूप की अगर बात करता है तो उस आदि स्वरूप के साथ उनके साथ तो त्रिदंड होता है, त्रिशूल, उस त्रिशूल में डमरू ना देखा हो। इसका मतलब डमरू की अगर बात करते हैं तो डमरू हमारे यहाँ पे बहुत प्राचीन काल से है, और इसको हम अगर जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की संज्ञा दें तो ये झूठ ना होगी। दूसरी होती है बीड़ा, क्योंकि आप भी जानते हैं भगवान के बाद विष्णु और विष्णु के बाद आपके ब्रह्मा का स्वरूप, और ब्रह्मा की सहगामिनी की अगर बात करते हैं तो सरस्वती, और देवी सरस्वती यानी कि हम जब बात करते हैं विद्या देवी की, तो विद्या देवी के हाथों में आपने हमेशा बीड़ा का संकल्पना देखा होगा, और इसी कारण से इनका एक नाम भी है बीड़ा वादनी। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे बीड़ा का भी संबंध क्या होता है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्रों में होता है। क्लियर है? प्राचीन वाद्य यंत्रों की जब बात करते हैं तो बीड़ा का भी क्रम क्या हो जाता है, इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो तीसरा वाद्य यंत्र बांसुरी, और बांसुरी की संकल्पना हम उस आधार पर करते हैं जब हम राधा रानी और भगवान कृष्ण की बात करते हैं। तो आप भी जानते हैं कि किस तरीके से बचपन स्वरूप में, खास करके अपने किशोरावस्था के समय काल में, भगवान कृष्ण के द्वारा अनगिनत समय पर अपने गैया को चराने के लिए, अपने दोस्तों को बुलाने के लिए, राधा रानी का मनोरंजन करने के लिए बड़े स्तर पर इस बांसुरी का इस्तेमाल किया जाता था। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे ये 3 वाद्य यंत्र ऐसे होते हैं जो प्राचीन साल से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और एक बार संयोग से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा प्राचीन वाद्य यंत्र नहीं है। वहां पे जो ऑप्शन था वो था आपका ढोल, ढोल के अलावा सितार, सितार के अलावा तबला, और तबला के साथ बीड़ा। तो हमें नहीं लगता कि अब इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अनुसार हमने देखने की बात की कि कौन कौन से वाद्य यंत्र और कैसे कैसे रिलेट होते हैं। तो इस आधार पे 3 प्रमुख वाद्य यंत्र जिनके बारे में हमने क्या किया, यहाँ पे प्रमुखता से चर्चा किया। तो बीड़ा माता देवी से, भगवान शंकर से डमरू, और भगवान कृष्ण से आपका बांसुरी। इस तरीके से ये 3 वाद्य यंत्र क्या हो जाते हैं, हमारे यहाँ पे सबसे पुराने वाद्य यंत्रों के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। क्लियर? एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब हम चर्चा कर रहे थे किसके रूप में, ठीक है, किसके रूप में बात करें, हम अपने यहाँ पे बात करें भरत मुनि नाट्य शास्त्र की, तो इसी तरीके से हमारे प्रदेश में एक और व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है आमिर खुसरो। आपने नाम सुना होगा, आमिर खुसरो का काफी महत्वपूर्ण नाम होता है। और आमिर खुसरो की जब बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है, इन्होंने क्या किया है, हमारे जो संगीत विधा की बात होती है तो संगीत विधा में कई सारे डेवलपमेंट किए हैं।
और इसी कारण से अगर जो देखा जाए तो आमिर खुसरो की जब बात करते हैं तो ये हमारे यहाँ पे जो मध्यकाल चल रहा था, अर्थात सल्तनत काल और मुगल काल के बीच का जो समय था, उस मध्यकाल की जब बात करते हैं तो उस मध्यकाल के अंतर्गत इनका समय काल होता है, जहां पे इनका जन्म हुआ था सन 1253 ईस्वी के आपके कासगंज के पटियाली में। कब? सन 1253 ईस्वी के आपके कासगंज पटियाली की जब बात करते हैं तो इस कासगंज के एक लोकेशन पड़ता है पटियाली नाम से, उसी पटियाली में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो कासगंज के पटियाली की जब बात करते हैं तो वहां पे इनका जन्म प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलता है। क्लियर? अगर इनकी बात करते हैं तो आप भी जानते हैं कि ये हमारे यहाँ पे भाषा के क्रम में जो खड़ी बोली होती है उस खड़ी बोली के जन्मदाता माने जाते हैं। और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो ये अपने आप को तोता ए हिंद भी कहते हैं, तोता ए हिंदवी भी कहते हैं, लेकिन ये तो इनके संदर्भ होते हैं। इसके अलावा अगर जो इनकी बात करें तो इन्होंने हमारे यहाँ पे, इन्होंने अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे किस एक प्रमुख चीज का संगीत के अंतर्गत डेवलप किया, उसकी अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा इनका जो सबसे पहला संदर्भ आता है वो ये आता है कि इन्होंने दो अलग अलग वाद्य यंत्रों को डेवलप किया था। कौन कौन से? एक था आपका तबला। तबला की जब बात करते हैं तो ये जो आजकल आप तबला देखते हैं, तो इस तबले की जब बात करते हैं तो तबला इन्हीं के द्वारा डेवलप किया गया है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा सितार, और सितार की जब बात करते हैं तो सितार भी इन्हीं के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तबला और सितार के जब हम आविष्कारक की बात करते हैं तो इनका क्रम आपको देखने मिलता है आमिर खुसरो के रूप में। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो इनके द्वारा ही जो कव्वाली होती है, आपने देखा होगा कुम्फाया कुम्फाया टाइप का, तो कव्वाली की जब बात करते हैं तो कव्वाली का भी डेवलपमेंट इन्हीं के द्वारा किया गया है। क्लियर है? किसकी बात करते हैं हम? अपने यहाँ पे अगर बात करते हैं कव्वाली की तो कव्वाली नाम की जो एक विधा होती है उसको भी इन्हीं के द्वारा डेवलप किया गया है। इसके अलावा बात करते हैं तो तराना, आपने देखा भी होगा किसी भी गाने वगैरह को गाना होता है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पूरा एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है। तराने की जब बात करते हैं तो इसको भी क्या किया जाता है, इन्हीं के द्वारा डेवलप किया गया है। इसके अलावा तराने के साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपके नक्शे गुल, और नक्शे गुल भी आपके संगीत परंपरा में विशेषतः इस्तेमाल किया जाने वाला एक संदर्भ होता है। इसकी जब बात करते हैं तो इसका भी डेवलपमेंट इन्हीं के द्वारा प्रमुखता से किया गया है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा आपके झूमर, और झूमर के अलावा आपका जो ताल होता है इनका भी डेवलपमेंट आपके प्रदेश पे इनके द्वारा बड़े स्तर पर किया गया है। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। खास करके उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत खास करके कव्वाली, तराना, नक्शे गुल, झूमर और ताल, इन सब का डेवलपमेंट इन्हीं के द्वारा किया गया है। और इसके अलावा और ध्यान रखिएगा एक राग होती है ध्रुपद नाम से, तो इस ध्रुपद राग के एक तरीके से डेवलपमेंट ये माने जाते हैं। पुराने समय में आप भी जानते हैं, जैसे आज की अगर बात करें तो आज के समय में अगर जो सुबह ही उठ करके कोई क्या लगा दे, सुबह उठ करके अगर जो कोई लगा दे कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है तो कितना मजा आएगा, बिस्तर में आप सोए हैं और वहीं पे लगा दिया अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ससुरा को बिस्तर में रजाई ना छोड़ोगे, केवल हाथ बाहर निकालोगे और चप्पल उठा के यही देखोगे कहाँ दिख रहा है, और दिखने के बाद उसी के ऊपर सीधा निशाना मार के मारोगे। यही तो करोगे, क्योंकि सुबह का माहौल ही हमें यहाँ पे इस तरीके से सुनने की इजाजत नहीं देता है। वहाँ पे कुछ ऐसा एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट टाइप का होता है जहाँ पे हम कुछ नेचुरल चीजों को सुनना पसंद करते हैं। सेम पैटर्न होता है अब रात के समय जब आप पूरे फुल मस्ती के मूड में हैं, जहाँ पे आपकी चॉइस है कि आंटी पुलिस बुला ले टाइप का, और वहाँ पे कोई बोल रहा है भजो राम 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 सीता राम राम, मजा आ जाएगा पूरी तरीके से। तो यही चीज होती है हमारे यहाँ पे अलग अलग पहलू के ऊपर आधारित, अलग अलग पहलू इन द सेंस जो हमारे दिन के अलग अलग क्या होते हैं, समय काल होते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे दिन में क्या होते हैं, 24 घंटे होते हैं, लेकिन इस 24 घंटे में क्या होते हैं, 12 पहर होता है, 2-2 घंटे का पहर होता है।
और जिसमें से रात के पहर तो हमें ना पता चलते हैं क्योंकि हम इसमें ज्यादातर सोने में बिता देते हैं, लेकिन जब हम दिन के पहर की बात करते हैं तो दिन के ज्यादातर पहर जो कि भोर काल से चालू होते हैं और हमारी रात तक चलते रहते हैं, हमारे सोने तक, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, इसको प्रमुखता से अपने संगीत के आधार पे डेवलप करते हैं। और अलग अलग पहर के लिए अलग अलग प्रकार के आपके राग डिसाइड किए गए हैं, और उन्हीं रागों की अगर बात करते हैं तो उसी में आपका ध्रुपद नाम का जो आपका एक प्रेजेंटेशन है वो भी आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, खास करके किसके रूप में, अपने प्रदेश की जब बात करते हैं तो आमिर खुसरो, इनका भी संबंध क्या हो जाता है, ये आपके प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है, आपके प्रदेश के अंतर्गत देखा जाए तो आपके प्रदेश में आमिर खुसरो का नाम काफी मशहूर हो जाता है। किसके लिए? ये हमारे यहाँ पे इन सारी चीजों के जो संगीत के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण होते हैं उनके डेवलपर के रूप में जाने जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि संगीत के क्रम में आपके कासगंज का पटियाली नाम का लोकेशन है, जहां पे 1253 ईस्वी में आपके संगीत मर्मज्ञ खास करके आमिर खुसरो का जन्म हुआ, जिनको हम तोता-ए हिंदवी भी बोलते हैं, जिन्होंने खड़ी बोली के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। अगर जो इनकी बात करते हैं, ठीक है, अगर इनकी बात करते हैं तो इनके क्रम में ध्यान रखिएगा, खास करके तबला, सितार, कव्वाली, तराना, नक्शे गुल, झूमर, ताल और ध्रुपद, इन सारी चीजों को क्या किया गया, कहीं न कहीं इनके द्वारा डेवलप किया गया। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां तक अगर जो बिंदु क्लियर है तो इसके आगे हम तुरंत अगले पड़ाव पे चलना चाहेंगे, जहां पे हम एक एक घराने की बात करेंगे। क्लियर? गुंजन, देख ना रही हो ये क्लास चल रही है या नौटंकी? 2 लाइन बताते हैं, 10 मिनट मस्ती हो रही है। हरे बाप रे बाप, ओहो, भाई जिसको बोर लग रही है क्लास फिर क्या किया जाए, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करें। हंसी मजाक हमें पता है कि बहुत ज्यादा हो जा रही है, लेकिन फिर भी चीजों को रिलेट नहीं करोगे तो समझ में आएगा, ये भी तो बता दो। अगर जो सारी चीजें हम लिखते चले जाएं तो कोई मतलब होगा? पुराने तरीके से आ जाओगे फिर, तब तो ये कहोगे ये बिंदु समझ में ना आया। हाँ, कमेटी पे ना ध्यान नहीं, ठीक है, चाहिए, अच्छी बात है। बस वही बात है, हम किसी के ऊपर ध्यान ना दें, जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा और जिसका नहीं पढ़ने का मन होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, नहीं पढ़ना है तो मोबाइल बंद कर दो, कौन सा इतना इशू है? आपके पास बहुत सारे संसाधन है, उस मोबाइल को बंद करके उस दूसरे संसाधन का इस्तेमाल करिए, ठीक है, और जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। स्पीड से कहाँ पढ़ा दे? ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है, कहा स्पीड से पढ़ा दे। छुट्टी नहीं की है इसका मतलब तुम हृदय कर दियो, आपके सामने खड़े हैं इसका मतलब ये ना है। हमारी भी पढ़ाने की बिल्कुल इच्छा ना थी पिछले 2-3 दिनों से, जब से तबीयत खराब है, अंदर से एनर्जी ही ना आती है, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि चलो आपका कोर्स है और अब तो वैकेंसी अनाउंस भी हो गई है, तो गैप काहे किया जाए। और यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि भी है कि जितने दिनों से जुड़े हैं, संयोग ही ऐसा दिन होगा कभी अपनी छुट्टी की होगी। किसी भी क्रम में हम आपके साथ हमेशा जुड़ना ही चाहते हैं। ऐसा ना है तबीयत खराब होने पे ये संस्थान वाले ऐसे पिस्तौल रख देंगे, कहाँ जा रहे हो, तबीयत खराब है, नहीं, फिर भी खड़ा होना होगा स्टूडियो में।
ये कोई तर्क ना होता। एक ही बात कहनी होगी कि भाई आज हम क्लास ना लेंगे, हमारी क्लास प्राइवेट कर दो, हमारी तबीयत सही है, कुछ ना होगी। लेकिन हमारा अपना मन ना मानता है। हम ये चाहते हैं कि आप सबके साथ रूबरू हों, चीज़ों को देखें और उसको कंटिन्यू करें। तुम लोगों का कमेंट देखते हैं ना, तो एक ही सीन हमें याद आता है, और वो कहानी हमें भी रट गई है ससुरा। एक गधा और एक व्यापारी वाला। एक गधा था, एक व्यापारी के साथ चले जा रहा था। तो संयोग से क्या हुआ कि पहले क्या हुआ, जनरली बात है, जानवर के ऊपर क्या होते लोग बैठते हैं, तो गधे के ऊपर क्या हुआ, व्यापारी बैठ गया। नहीं, पहले पैदल जा रहा था। तो पैदल जा रहा था तो लोगों ने कहा है कितना पागल व्यापारी है, मतलब देखो इसके पास संसाधन है, उसके बाद भी उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, मतलब गधे के ऊपर बैठ के नहीं जा रहा है। तो उसने भी सोचा हाँ ये बात तो सही है, तो वो गधे के ऊपर बैठ गया। जब गधे के ऊपर बैठ गया तो फिर लोगों ने कहा वाह भाई वाह, ज़माना कितना एडवांस हो गया, इंसान इतना धूर्त हो गया है कि वो गधे की जान लेने पे तुला हुआ है, इतना मोटा ताजा आदमी और गधे के ऊपर बैठ के आराम से जा रहा है। तो उसने भी सोचा ये तो बात गलत है। अब क्या किया, वो उतर गया और फिर तीसरी बार में उठा करके गधे को अपने कंधे पर रख लिया और फिर जा रहा है। फिर आगे लोगों ने कमेंट किया वाह भाई वाह, इतना मूर्ख व्यापारी जो कि गधे को अपने कंधे पर ढो रहा है। दुनिया क्या करती है, गधे पर बैठ के जाती है। तो आपका संदर्भ वही होता है। अगर जो किसी दिन हम सीरियस होकर पढ़ाना चाहेंगे तब अलग कमेंट होगा, किसी दिन थोड़ा सा लाइट होकर क्लास में पढ़ाना चाहेंगे तो अलग ही संदर्भ होगा। कभी कभी तो लगता है कि अपो नीच भगवान है। खैर का ही कहा जाए। चलो ठीक है, तो संगीत संस्थानों को हम यहीं तक रखते हैं ना। बाकी अगली क्लास में जब मिलेंगे तो इससे आगे कंटिन्यू कर लेंगे। 2 मिनट के लिए हम आपको समय देंगे, इसमें अगर जो आपका कोई संशय हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अरे यूट्यूब वाला जोश हद है पूरी तरीके से। जोश दिखाने आए हैं कि आपका जो कोर्स का मैटर है उसे पढ़ना है। जोश देख के क्या करोगे हमारा? मान लो हम यहाँ पे चीख चिल्ला लें तब भी कुछ हो जाएगा? काम तो आपको करना है। परीक्षा की खोपड़ी में छेद आप करोगे, हम तो ना कुछ करेंगे। हम केवल एक दायरा बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन और इस बिंदु से आता है। जैसे हमने बोला कि अमीर खुसरो को तोता हिंदवी बोला जाता है, तो प्रश्न में आ सकता है कि तोता हिंदवी किसको बोला जाता है? अब यहाँ पे हम चिल्ला के बोले अमीर खुसरो को तोता हिंदवी बोला जाता है, सुनना है कि नहीं सुनना? तो चिल्लाने से थोड़ी ना हो जाएगा, कुछ होगा। अगर जो इसे होता तो कल से ही अप्लाई करके देखते हैं। हालांकि 8 घंटे हम अगर जो इसे चिल्लाएंगे तो फिर तो अगले दिन हम ही ना आ पाएंगे। क्लियर है? तो हमें लगता है किसी का कोई सुना है। क्षमा चाहेंगे उन लोगों के लिए जिनका टाइम, खास करके इस अमूल्य टाइम को हमने बर्बाद किया। कल से कोशिश करेंगे कि बिल्कुल आपका टाइम ना बर्बाद हो, ठीक है। आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी कल की क्लास में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।